हेलो फ्रेंड्स आज हम देखेंगे चैप्टर 5 जो है समांतर श्रेणियाँ जो है अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस जो है इसके इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और फ्रेंड्स आप ये भी जानते हैं कि इंपॉर्टेंट लगाने से पहले हम क्या करते हैं कि उसके बारे में नॉर्मल सी जानकारी लेते हुए हम चलते हैं, नॉर्मल सा स्टडी करते हुए चलते हैं, ताकि इसी के बेसिस पे ही जो है क्वेश्चन जो है उन क्वेश्चन को हम हमारे को सॉल्व करने में आसानी रहती है। इसके अलावा हमारे को नॉर्मल सी जानकारी लेते हुए इसलिए चल रहे हैं क्योंकि ये चैप्टर बेसिकली है किस पे, तो उसके रिगार्डिंग भी हम थोड़ी थोड़ी जानकारी लेते हुए चलते हैं। तो फ्रेंड्स हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो चैप्टर है, चैप्टर का नाम है समांतर श्रेणियाँ अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस, और ये चैप्टर नंबर 5 है, अध्याय जो 5 है। इसमें देखिए फ्रेंड्स, सबसे पहले यहाँ पर लिखा हुआ भूमिका। इसमें नॉर्मल सी जानकारी दे रखी है कि जो कॉन्सेप्ट है हमारे इस चैप्टर का, वो बेसिकली कॉन्सेप्ट है क्या, उसके बारे में नॉर्मल सी जानकारी दे रखी होती है। तो इसको एक नॉर्मल सा स्टडी करते हुए चलते हैं हम। तो यहाँ पर लिखा हुआ फ्रेंड्स कि प्रकृति में अनेक वस्तुएं हैं जो एक निश्चित प्रतिरूप या पैटर्न का अनुसरण करती है। कोई न कोई हमारे को प्रकृति में, नेचर में जो है ऐसी वस्तुएं दिखेगी जो एक प्रॉपर पैटर्न का ही अनुसरण करेगी, उनका पैटर्न को, एक निश्चित पैटर्न को जो है वो फॉलो करती है। ओके, जैसे कोई भी एग्जांपल देख लीजिए आप, सूर्यमुखी जो है, सूरजमुखी के फूल की पंखुड़ियां हैं, मधुकोश या फिर जो मधुमक्खी के छत्ते के जो चित्र होते हैं वो, इसके अलावा भुट्टे पर दाने, अनानास और एक पाइन कॉर्न पर जो सर्पिल वगैरह, इस तरीके के कुछ एग्जांपल्स है जिसमें हम एक विशेष पैटर्न देखते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर कुछ लिखा हुआ होगा कि मैनी थिंग्स फॉलो अ सर्टेन पैटर्न सच एज द पेटल्स ऑफ अ सनफ्लावर, होल्स ऑफ अ हनीकॉम्ब, द ग्रेन्स ऑन अ माइस कॉब, और इसके अलावा स्पाइरल्स ऑन अ पाइनएप्पल एंड ऑन अ पाइन कोन। इस तरीके से आपको एक विशेष पैटर्न दिखता है। चलिए हम आगे चलते हैं। तो हमारे इस चैप्टर के बारे में और नॉर्मल सी जानकारी के लिए देखिए आप, हमारे दैनिक जीवन में जो प्रतिरूप और कुछ दिखाई देते हैं, तो वो प्रतिरूप के बारे में देखिए। फर्स्ट नंबर पॉइंट लिखा हुआ है, रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया था और उसका सिलेक्शन हो गया। सिलेक्शन इस तरह से हुआ है कि 8,000 रुपये का तो उसको मासिक वेतन है और 500 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ उसको दिया जाता है। ओके, और उसका जो वेतन है वो पहले वर्ष में, दूसरे वर्ष में, तीसरे वर्ष में किस तरीके से होगा, तो वो उसका वेतन हो जाएगा ये 8,000, फिर अगले साल हो जाएगा 8,500, उससे अगले साल 9,000। हर साल जो है 500 रुपये की वार्षिक वेतन की वृद्धि के साथ उसको वेतन मिलता है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ होगा आपके कुछ कि रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब एंड गॉट सेलेक्टेड। शी हैज़ बीन ऑफर्ड अ जॉब विद स्टार्टिंग मंथली सैलरी ऑफ ₹8,000। ओके, और एनुअल इनकम जो है 500 जो है वो उसकी सैलरी में ऐड हो जाएगी, उसका जो है इंक्रीमेंट हो जाएगा। और इस तरीके से जो है एवरी ईयर जो है उसकी सैलरी क्या रहेगी, तो वो इस तरीके से हो जाएगी 8,000, 8,500, 9,000, इस तरीके से। ये भी एक प्रॉपर पैटर्न है। इसके अलावा और फ्रेंड्स, सेकंड नंबर पे देखिए यहाँ पर लिखा हुआ एक सीढ़ी के डंडों की लंबाई है जो नीचे से ऊपर की ओर जाने पर समान रूप से 2 सेंटीमीटर घट रही है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा, द लेंथ ऑफ द रन्स ऑफ अ लेडर डिग्रीज यूनिफॉर्मली 2 सेंटीमीटर फ्रॉम बॉटम टू टॉप। इस तरीके से आपके लिखा हुआ होगा। तो जो बॉटम रंग जो है वो 45 सेंटीमीटर है लेंथ में, ठीक है। जो नीचे वाला जो सबसे डंडा है वो 45 सेंटीमीटर का है, और नीचे से पहले दूसरे, इस तरीके से जो है उसका जो क्रम जो है वो घटता हुआ जाएगा, 2 सेंटीमीटर जो है घटता हुआ जाएगा। ओके, डिग्रीज होता हुआ जाएगा, और इस तरीके से ये एक प्रॉपर पैटर्न बन जाएगा। सबसे नीचे वाला 45 45 का हो जाएगा, उसके ऊपर वाला 43 43 का हो जाएगा, उसके ऊपर वाला 41 का हो जाएगा। ये एक प्रॉपर पैटर्न है, हम इंट्रोडक्शन में देख रहे हैं। हमारा बेसिकली कॉन्सेप्ट ये रहेगा कि पैटर्न देखने के साथ साथ में जो है हमारे यहाँ पर कुछ न कुछ सीरीज बनेगी, और उस सीरीज के थ्रू ही हम सॉल्व करेंगे। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो यहाँ पर थर्ड नंबर पे भी लिखा हुआ है, थर्ड नंबर पे लिखा हुआ है कि कोई बचत योजना है, धनराशि 3 साल के बाद में खुद की 5/4 गुना हो जाती है। ओके, और रुपये 8,000 निवेश करने के बाद में 3, 6, 9, 12 वर्षों के बाद में वो जो है परिपक्वता राशि कौन सी होगी रुपये में। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा होगा कि सेविंग स्कीम जो है, अमाउंट बिकम्स 5/4 टाइम्स ऑफ इट्स आफ्टर एवरी 3 ईयर्स। ओके, हर 3 साल के बाद में जो है अपनी जो खुद की राशि का जो है 5/4 भाग हो जाती है। तो इस तरीके से जो परिपक्वता राशि कौन सी हो जाएगी, तो वो आपके यहाँ पर अमाउंट भी लिखा हुआ है कि अमाउंट कौन-कौन सा हो जाएगा। तो 10,000 हो जाएगा, 12,500, 15,625, 19,531.25, इस तरीके से। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है 10,000, 12,500, 15,625, 19,531.2। फ्रेंड्स आगे चलते, तो आगे यहाँ पर 4 नंबर पे देखिए आप, तो 4 नंबर पे भी यहाँ पर लिखा हुआ आपके भुजाएँ 1, 2, 3 मात्रक वाले जो भी वर्ग हैं और उनकी संख्या देखने को कह रहे हैं। मात्रक यानी कोई भी यूनिट वाला जो भी स्क्वायर है, तो उसमें भी आपको यहाँ पर एक प्रॉपर पैटर्न दिखेगा। 1 सेंटीमीटर भुजा वाले का 1 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ये हो गया, 2 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग ये हो गया। ये अंदर ही अंदर 1-1 सेंटीमीटर के 4 भाग हो गए। 3 सेंटीमीटर भुजा वाला वर्ग में अंदर 1-1 सेंटीमीटर के 3 वर्ग और हो जाएंगे। 1-1 सेंटीमीटर के जो है 3 स्क्वायर्स और बन जाएंगे। इस तरीके से एक प्रॉपर पैटर्न दिख रहा है। फिर फ्रेंड्स आगे चलते, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि शकीला अपनी पुत्री की गुल्लक में 100 रुपये तब डालती है जब वो पहले वर्ष की हो जाती है। फिर हर साल 50 रुपये की वृद्धि करती है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर लिखा हुआ है कि शकीला पुट्स ₹100 इनटू हर डॉटर्स मनी बॉक्स व्हेन शी वाज 1 ईयर ओल्ड एंड इंक्रीज द अमाउंट बाय ₹50 एवरी ईयर। ओके, जो 1 साल की हो गई, 100 रुपये डाल दिए, अगले साल में क्या हो जाएगा, 50 रुपये बढ़ा दिए, अगले साल में और 50 रुपये बढ़ा दिए, अगले साल में और 50 रुपये बढ़ा दिए, इंक्रीज़ कर रही है हर साल ₹50 का। ओके, यहाँ पर भी पैटर्न दिख रहा है। इसके अलावा हम आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर 6 नंबर पे पॉइंट में लिखा हुआ है कि खरगोश का एक युग्म है, पहले महीने में वो प्रजनन के योग्य नहीं होता है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है, अ पेयर ऑफ रैबिट्स आर टू यंग टू प्रोड्यूस इन देयर फर्स्ट मंथ, इन सेकंड ईयर एवरी सब्सिक्वेंट मंथ दे प्रोड्यूस अ न्यू पेयर। और इस तरीके से आपकी इंग्लिश मीडियम वालों के लिए लिखा हुआ होगा, ठीक है, कि ईच न्यू पेयर ऑफ रैबिट्स प्रोड्यूस अ न्यू पेयर ऑफ देयर सेकंड मंथ एंड इन एवरी सब्सिक्वेंट मंथ, ये अपने फिगर के अनुसार जो है। और अज्यूमिंग नो रैबिट्स डाइज, ये ध्यान रखना है कि कोई भी खरगोश मर नहीं रहा है, ठीक है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए, फर्स्ट पेयर पहले महीने में तो बिल्कुल भी अगली पीढ़ी को जन्म देगा नहीं, लेकिन जब दूसरा साल होगा तो ये पीढ़ी को जन्म दे दिया और ये आगे ऐसा कैसा रह गया। फिर अगली पीढ़ी को जन्म ये वापस देंगे, तो ये अगली पीढ़ी को जन्म दे दिया, लेकिन ये फर्स्ट पीढ़ी में जन्म नहीं देगा, इसलिए ये ऐसा कैसा रह गया। फिर नेक्स्ट जो ही मंथ होगा अगले महीने में ये वापस अगली पीढ़ी को जन्म दे देगा, लेकिन ये जन्म नहीं दे पाएगा पहले मंथ में। ओके, और ये अगली पीढ़ी को जन्म दे दिया, और इस तरीके से आपको जो है रैबिट्स का जो है ये एक प्रॉपर पैटर्न दिखेगा आपको। और इसी तरीके से हम आगे चलते हैं।
आगे यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम कुछ प्रतिरूप को देखते हैं। ओके, और जो है प्रतिरूप को देखते हैं तो उत्तरोत्तर पद अपने से पहले पद में एक स्थिर संख्या जोड़ने से प्राप्त होता है। जो है आगे वाला नेक्स्ट जो पद मिलेगा, जो आगे वाला नेक्स्ट जो टर्म मिलेगी, वो एक प्रॉपर पैटर्न को ही देखते हुए मिलेगी। वी फाइंड द सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर। और ये फिक्स नंबर जो होगा वो एक स्थिर संख्या जोड़ने के बाद में ही हमें कुछ न कुछ एक प्रॉपर पैटर्न बनते हुए हमें नंबर मिलेगा। और ये पद जो भी होगा वो अपने से पहले पद को निश्चित संख्या से या तो गुणा करने पर मिलेगा, या जोड़ने पर मिलेगा, या क्रमागत संख्याओं के वर्ग भी मिल सकते हैं, और इस तरीके से हमें प्रॉपर पैटर्न देखने को मिलता है। इस चैप्टर में हम इसी प्रकार का जो भी है प्रतिरूप का अध्ययन करेंगे। जो ये चैप्टर होगा, इन दिस चैप्टर वी शैल डिस्कस वन ऑफ दिस पैटर्न्स इन विच सक्सीडिंग टर्म्स आर ऑब्टेन्ड बाय एडिंग फिक्स्ड नंबर टू द प्रोसीडिंग टर्म्स। इस तरीके से हम जो है एक फिक्स नंबर को ही आगे देखते हुए हम ये फिक्स टर्म जो है आगे जो है उत्तरोत्तर अपने से पहले पदों पर एक निश्चित संख्या को जोड़ने पर ही मिलेगा, या फिर हमारे को घटाने पर भी मिल सकता है, और एनवे पद जो है नेक्स्ट जो के अलावा वर्ग भी हो सकता है। इस तरीके से हम दैनिक जीवन में इस प्रतिरूप का हम अध्ययन करेंगे। ओके, और इसके अलावा ये फिक्स टर्म जो होगी वो फिक्स टर्म कौन सी होगी, तो वो किसी न किसी फिक्स नंबर को जोड़ने पर भी मिल सकती है, घटाने पर भी मिल सकती है, या फिर स्क्वायर नंबर भी मिल सकती है। ओके, और सबसे मेन चीज़ है आपको यहाँ पर देखिए, आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि हम देखेंगे कि एनवा पद जो है, जो nth टर्म कौन सी है, जो जहाँ तक हमें चलना है, n क्रमागत पदों का योग होगा। जो n टर्म तक हमारे को क्रमागत पद जो होंगे उनका योग कैसे करेंगे, वो हम दैनिक जीवन से जुड़ी हुई समस्याओं को हल करने में इन प्रकार के पैटर्न अक्सर हमारे को देखने को मिलते हैं। ओके, वी शैल ऑल्सो सी हाउ टू फाइंड देयर n टर्म्स एंड द सम ऑफ n कॉन्जिक्यूटिव टर्म्स एंड यूज दिस नॉलेज इन सॉल्विंग सम डेली लाइफ प्रॉब्लम्स। ओके फ्रेंड्स, अब हमारा मेन जो चैप्टर है, वो जो मेन चैप्टर का हमारा नाम है वही आ गया अब, जिसका नाम है समांतर श्रेणियाँ। इंग्लिश में कहते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशंस। ये किस प्रकार से होगा, तो हम जो लिस्ट है, जो सूची है, उस नंबरों की सूची जो है, लिस्ट ऑफ नंबर्स जो है, उसको कंसीडर करते हैं और उसको फॉलो करते हुए जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर सबसे पहले लिखा हुआ है 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, आगे चलता जा रहा है 1 2 3 4, तो लगातार हम चलते जा रहे हैं, तो एक को जोड़ते हुए चलते जा रहे हैं। 1 का सम हो रहा है और कंटिन्यूसली जो है कॉन्जिक्यूटिव फॉर्म में हमारे को टर्म मिलती जा रही है। सेकंड नंबर पे है 100 70 40 10 100 70 40 10, इसमें जो है सब्ट्रैक्शन हो रहा है, घटा रहे हैं। ओके फ्रेंड्स, और कितना घटा रहे हैं, तो 30 घटाते हुए चल रहे हैं। और इसमें जो है -3 -2 1 0 -3 -2 -1 0, इस तरीके से है। तो इसमें हम 1 को ऐड कर रहे हैं, 1 को जोड़ते हुए चल रहे हैं, और हमारे को ये टर्म मिल रही है। और यहाँ पर हर जगह 3 ही दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो यानी कि 0 को ऐड कर रहे हैं, 0 को जोड़ रहे हैं, और यहाँ पर जो है -1 -1.5 -2 -2.5, यानी कि माइनस के 0.5 को जो है हम ऐड कर रहे हैं, यानी कि 0.5 को हम सब्ट्रैक्शन हो रहा है। कहने का मीनिंग ये है कि इसमें 0.5 को घटा रहे हैं, या फिर माइनस के 0.5 को जोड़ रहे हैं। ओके, तो देखिए आप यहाँ पर लिखा हुआ है कि ये यहाँ पर जो भी सूची दिख रही है, तो वहाँ पर हम अगला पद देख सकते हैं आसानी से, और किस तरीके से देख रहे हैं तो उसका हम अनुसरण करते हुए चलेंगे। तो देखिए आप यहाँ पर फर्स्ट नंबर में लिखा हुआ है कि प्रत्येक पद अपने पिछले पद से एक अधिक है। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पर देखिए आप, यहाँ पर प्रत्येक पद जो है अपने पिछले पद से एक अधिक है। ठीक है, ईच टर्म इज 1 मोर देन द टर्म प्रोसीडिंग इट। ओके, सेकंड नंबर पे क्या है, तो सेकंड नंबर पे यहाँ पर देखिए प्रत्येक पद अपने पिछले पद से 30 कम है। ईच टर्म इज 30 लेस देन द टर्म प्रोसीडिंग इट। थर्ड नंबर पे क्या है, तो थर्ड नंबर पे यहाँ पर लिखा हुआ आपके प्रत्येक पद अपने पिछले पद में एक जोड़ने से प्राप्त हो रहा है। ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 1 टू द टर्म प्रोसीडिंग इट। तो फोर्थ नंबर पे क्या है, तो फोर्थ नंबर पे आपको हर बार 3 ही दिख रहे हैं, एवरी टाइम आपको 3 दिख रहे हैं, हर टर्म में आपको 3 दिख रहे हैं, यानी ऑल द टर्म्स इन द लिस्ट आर 3 सच दैट ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग 0 और सब्ट्रैक्टिंग 0 टू द टर्म प्रोसीडिंग इट। ओके, यानी कि प्रत्येक पद अपने पिछले पद में जो है 0 को जोड़कर या फिर 0 को घटाकर प्राप्त हो रहा है। ओके, यहाँ पर 0 जोड़ भी सकते हैं, 0 घटा भी सकते हैं, 0 को किसी भी नंबर में ऐड करो या सब्ट्रैक्शन करो, जोड़ो या घटाओ, हमें वही नंबर मिलता है। तो यहाँ पर हमें वही नंबर मिल रहा है। ओके, फिर नेक्स्ट जो है, उस नेक्स्ट में जो है प्रत्येक पद अपने पिछले पद में माइनस का 0.5 को जोड़कर, -0.5 को जोड़कर, यानी कि उसमें 0.5 को घटाकर प्राप्त हो रहा है। ओके, ईच टर्म इज ऑब्टेन्ड बाय एडिंग -0.05, ये भी कह सकते हैं, या फिर सब्ट्रैक्टिंग 0.5। ओके, यानी कि 0.05 को घटाने पर या फिर माइनस के 0.5 को जोड़ने पर। ओके, और हमारे को ये टर्म आगे से आगे मिलती जा रही है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते तो आगे आपको अंडरलाइन करना है। अंडरलाइन इसमें करना है कि निश्चित संख्या को जोड़कर हमारे को कोई न कोई अगले पद मिल रहे हैं। उत्तरोत्तर पदों को हम जो पहले पदों में एक निश्चित संख्या जोड़कर प्राप्त कर रहे हैं, और निश्चित संख्या को जोड़कर प्राप्त किया जाता है, और संख्याओं की ऐसी सूची को कहा जाता है समांतर श्रेणी। इंग्लिश में कहते हैं इसको अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, या फिर एपी कहते हैं। ओके फ्रेंड्स, हमारे को एक निश्चित संख्या जो है, एक प्रॉपर नंबर जो है, उसको जोड़ रहे हैं, या फिर माइनस वाले भी एक प्रॉपर नंबर को हम जोड़ रहे हैं, तो ओवरऑल देखा जाए तो घटा रहे हैं, यानी सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं। ओके, तो माइनस वाला कोई पद को जोड़ रहे हैं, यानी माइनस वाले कोई टर्म को हम ऐड कर रहे हैं या सम कर रहे हैं, या फिर हम उसको अनदर वे में दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं कि उस नंबर को घटा रहे हैं। चलिए फ्रेंड्स, आपको अंडरलाइन करने के लिए यहाँ पर एक अंडरलाइन कर लीजिए कि एक समांतर श्रेणी संख्याओं की एक ऐसी सूची है जिसमें प्रत्येक पद पहले पद के अतिरिक्त अपने पद में एक निश्चित संख्या जोड़ने पर प्राप्त होता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर आपके कुछ लिखा हुआ है कि समांतर श्रेणी वाला इस जो कॉलम आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पर, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए अंडरलाइन करने के लिए, an arithmetic progression is a list of numbers in which each term is obtained by adding a fixed number to the preceding term except the first term। यानी पहले पद को छोड़ दो, बाकी वाले जो भी पद होंगे वो हमारे को उससे पहले वाले पद को कुछ न कुछ जोड़ने पर मिलेगा, या माइनस में भी जोड़ने पर मिलेगा, यानी घटाने पर मिलेगा, यानी ओवरऑल देखा जाए तो जोड़ने पर मिलेगा। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते तो यहाँ पर और लिखा हुआ है आपके
कि यह निश्चित संख्या जो है एपी का सार्व अंतर कहलाती है। जो फिक्स नंबर है जिसको हमने ऐड किया है, जो सम करके हमें ये एपी मिल रही है, तो जो ये फिक्स टर्म हमारे को एक निश्चित पद जो हम जोड़कर आगे चलते जा रहे हैं इस सीक्वेंस में, इसी क्रम में, तो जो पद जोड़ा है, जो टर्म हमने ऐड किया, सम किया है, वो एपी का सार्व अंतर कहलाता है, यानी कॉमन डिफरेंस कहलाता है इस अरिथमेटिक प्रोग्रेशन का। ओके, द फिक्स्ड नंबर इज कॉल्ड द कॉमन डिफरेंस ऑफ द एपी। इट कैन बी पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। ये जीरो भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। ओके, ये टर्म आपकी जीरो भी हो सकती है, धनात्मक भी हो सकती है, ऋणात्मक भी हो सकती है। धनात्मक से जुड़ जाएगी या फिर ऋणात्मक भी जुड़ जाएगी, यानी कि माइनस हो जाएगा ओवरऑल। आगे चलते हैं तो यहाँ पर लिखा हुआ है एक एपी के पहले पद को A1, दूसरे पद को A2, इसी तरीके से आगे चलते हुए जाएंगे तो nवें पद को AN। सार्व अंतर को D से हमेशा व्यक्त किया जाता है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर आपके कुछ लिखा हुआ होगा कि लेट अस डिनोट द फर्स्ट टर्म ऑफ एन AP by A1, सेकंड टर्म by A2, nth टर्म by AN एंड द कॉमन डिफरेंस by D, देन द AP बिकम्स A1, A2, A3, A4, A5, A6 डॉट 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 AN हो जाती है। ये आपकी AP इस फॉर्मेट में हो जाएगी। और जो कॉमन डिफरेंस है, सार्व अंतर जो D है, वो हम निकालते हैं नेक्स्ट जो टर्म है उससे जस्ट पहले वाली टर्म को सब्ट्रैक्शन करके, यानी कि बाद वाली टर्म में से पहले वाले पद को घटाकर जो है हम कॉमन डिफरेंस निकालते हैं, D निकालते हैं। यानी D हो गया A2 माइनस A1, या फिर A3 माइनस A2, या फिर हो गया A2 माइनस A1, A3 माइनस A2, A4 माइनस A3। यानी ओवरऑल देखा जाए तो nवा पद में से nवें पद से जस्ट पहले वाले पद को घटाने पर हमारे को कॉमन डिफरेंस मिलेगा, और सारा कॉमन डिफरेंस इक्वल होगा, सारा सार्व अंतर जो है बराबर होगा। ये देखिए आप, सब बराबर है, तो सबको घटाने की जरूरत नहीं है, सारे टर्म्स को घटाने की जरूरत नहीं। आप किसी एक टर्म को ले लीजिए और उससे जस्ट पहले वाले को घटा दीजिए, सब्ट्रैक्शन कर दीजिए, आपको कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो है मिल जाएगा। चलिए फ्रेंड्स, यहाँ पर आपके लिखा हुआ है कि एपी के कुछ अन्य उदाहरण और भी हैं। आप और अदर एग्जांपल्स जो है, सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एपी जो है आपको मिल जाएंगे, और एग्जांपल्स जो है एपी के आप देखने को मिल रहे हैं यहाँ पर। एपी के कुछ अन्य उदाहरण निम्नलिखित हैं, यानी कि सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एपी आर कौन कौन से। तो देखिए, आप किसी स्कूल की प्रातःकालीन सभा में जो भी पंक्ति में लाइन में खड़े जो विद्यार्थी, उनके हाइट के अकॉर्डिंग खड़ा किया है, उनको उन स्टूडेंट्स की हाइट जो है, विद्यार्थियों की जो ऊंचाई है उसके अनुसार उनको प्रार्थना में जो है, प्रातःकालीन सभा में जो उनको खड़ा किया, तो 147, 148, 149 इस तरीके की हाइट ये भी आपकी एपी मिल रही है। ओके, समांतर श्रेणी मिल रही है। हाइट इन सेंटीमीटर, सम स्टूडेंट्स ऑफ स्कूल स्टैंडिंग इन अ क्यू इन द मॉर्निंग असेंबली। ओके, और ये आपके वापस सेकंड, किसी शहर की जनवरी महीने के किसी सप्ताह में जो न्यूनतम तापमान है, वो न्यूनतम तापमान जो है डिग्री सेंटीग्रेड का आरोही क्रम है, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम है, असेंडिंग ऑर्डर है। ओके, तो इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी मिनिमम टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस रिकॉर्डेड फॉर वीक इन द मंथ जनवरी, और ये कौन सा ऑर्डर है, तो ये असेंडिंग ऑर्डर है। तो ये असेंडिंग ऑर्डर है, बढ़ता हुआ क्रम है, आरोही क्रम लिखा हुआ यहाँ पर माइनस का 3.1, फिर उससे थोड़ा सा बढ़ गया -3, फिर उससे और टेम्परेचर बढ़ गया तो -2.9, -2.8। ओके, यानी कि माइनस में कम होना टेम्परेचर बढ़ाने के बराबर है। तो ये आपके टेम्परेचर बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ओके, टेम्परेचर इंक्रीज होगा तभी तो वो माइनस में कम होगा, माइनस में डिक्रीज होना यानी कि टेम्परेचर बढ़ना ही है। ओके, माइनस में जो है डिक्रीज होना, कम माइनस में, वो प्लस में बढ़ने के बराबर है, यानी कि टेम्परेचर जो है आपका बढ़ रहा है। माइनस में कम हो रहा है यानी कि प्लस में बढ़ रहा है, और प्लस में बढ़ रहा है माइनस में डिक्रीज हो रहा है यानी कि प्लस में इंक्रीज हो रहा है। तो ओवरऑल देखा जाए तो टेम्परेचर आपके बढ़ रहा है, और ये सीक्वेंस भी आपकी एपी की दिख रही है। फिर हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है कि ₹1000 के एक ऋण में से प्रत्येक महीने 5% की जो राशि वापस करने पर शेष राशियाँ जो है इस तरीके से आपको दिख रही है। तो 5% क्या हो गए, तो 5% हो गए इसमें ₹50। तो ये इस तरीके से आपको यहाँ पर भी एपी दिख रही है। फिर पहली से लगाकर 12वीं तक के सबसे ज़्यादा मैक्सिमम मार्क्स लाने वाले स्टूडेंट्स को पुरस्कार दिया जा रहा है। तो वो पुरस्कार के लिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ इस तरीके से वो भी आपके 50-50 बढ़ रहे हैं रुपीज़। तो ये भी आपके एपी को ही प्रदर्शित कर रही है। फिर इसके अलावा यहाँ पर लिखा हुआ है प्रति महीने ₹50 की बचत की जा रही है। ठीक है, तो 10 महीने के लिए कंटिन्यूसली हर महीने कितनी बचत की जा रही है, तो 50, 50, 50 हर जगह 50 जो है बचत जो है हर महीने की ₹50 की बचत हो रही है। यानी फर्स्ट मंथ, सेकंड मंथ में 100 हो गई, थर्ड मंथ में 150 हो गई, इस तरीके से कुल बचत की राशि ये हो जाएगी। ये भी आपकी एपी बन रही है। तो ओवरऑल देखा जाए तो फ्रेंड्स यहाँ पर आप इसको ब्लॉक बना दीजिए कि ये वाला A + D, A + 2D, A + 3D ये आपकी एपी का समांतर श्रेणी को इंडिकेट कर रही है। तो आपको ब्लॉक बनाने के लिए कहाँ ब्लॉक बनाना है, तो इस पूरे को आप ब्लॉक बना दीजिए। ओके, समांतर श्रेणी को निरूपित करती है। ए इसमें पहला पद है, डी सार्व अंतर है, और एपी का ये व्यापक रूप है, जनरल फॉर्म है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आपके कुछ लिखा हुआ होगा A + D, A + 2D, A + 3D अप टू डॉट 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 रिप्रेजेंट्स एन अरिथमेटिक प्रोग्रेशन वेयर A इज फर्स्ट टर्म एंड D इज द कॉमन डिफरेंस। दिस इज कॉल्ड अ जनरल फॉर्म ऑफ एन एपी। ये एपी की जनरल फॉर्म है। ओके फ्रेंड्स, और फ्रेंड्स यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर भी कुछ लिखा हुआ है कि जब ये हमारे जो एग्जांपल जो ए से लगाकर ई तक के हैं, ये ए से लगाकर ई तक के जो भी एग्जांपल्स है, इसमें डॉट 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 करके आगे इनफाइनाइट रूप से, अनंत रूप से नहीं जा रहा है, अनंत रूप से नहीं जा रहा है। इसलिए ए से लगाकर ई तक के जो भी पद है वो सब परिमित है, फाइनाइट है। इसलिए इस प्रकार की एपी को कहते हैं परिमित एपी। ओके, यानी कि फाइनाइट अरिथमेटिक प्रोग्रेशन, फाइनाइट एपी। और इससे जस्ट पहले कि हमने एग्जाम्पल देखे थे, कौन से वाले, ये वाले जो देखे थे एग्जाम्पल्स 1 से लगाकर 5 तक, इन एग्जांपल्स में जो भी ईपी आपको दिख रहे हैं तो वो सब इनफाइनाइट फॉर्म में डॉट डॉट करके आगे जा रहा है। इसलिए 1 से लगाकर 5 तक में जो भी आपको दिए हुए थे वो परिमित एपी नहीं है।
यानी कि फाइनाइट एपी नहीं है, लिमिट नहीं है, इनफाइनाइट रूप से आगे चल रहे डॉट डॉट करके, तो इस प्रकार के अपरिमित एपी यानी कि अपरिमित समांतर श्रेणियाँ, जिसको इंग्लिश में कहते हैं इनफाइनाइट अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये कहलाती है। ओके, और जब ये इनफाइनाइट हो जाती है, अपरिमित एपी हो जाती है, तो उसका कोई भी अंतिम पद नहीं होता है, उसका कोई भी अंतिम पद नहीं होता है, यानी कि उसका लास्ट टर्म जो है वो नहीं होती है। ओके, डू नॉट हैव अ लास्ट टर्म। चलिए फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर एक कोई एग्जांपल के थ्रू हम समझने का प्रयास करते हैं। ठीक है, कि एपी में प्रथम पद की जानकारी पर्याप्त है, क्या एपी में सार्व अंतर की जानकारी पर्याप्त है। ठीक है, तो हम इन दोनों यानी कि प्रथम पद यानी कि फर्स्ट टर्म जो ए है और सार्व अंतर डी है, इन दोनों की जानकारी होना जरूरी है या नहीं है, उसके लिए हम एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। मान लीजिए फर्स्ट टर्म जो है, प्रथम पद जो है वो 6 है, यानी कि ए जो है वो 6 है, और इसके अलावा कॉमन डिफरेंस जो है वो डी जो है वो 3 है। ओके, तो इसमें कॉमन इस प्रकार की हमारी एपी कौन सी बनेगी, तो वो एपी ये बन गई 6 9 12, यानी कि पहला पद 6 है और कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर 3 है, 3 3 बढ़ते हुए जो है ये हमारा एपी बन गया। और यदि प्रथम पद 6 है, यानी कि फर्स्ट टर्म 6 है, और डी जो है -3 है, यानी कि कॉमन डिफरेंस जो है सार्व अंतर -3 है, तो 3 3 घटते हुए लिखना है, तो इसके लिए एपी ये वाली बन गई 6 3 0 -3, इस तरीके से। ओके, और इस तरीके से हमारे को कोई भी एपी के बारे में पूछ लिया जाए कि एपी किस प्रकार से बनाते हैं, तो वो इस तरीके से बनाई जाती है, तो इसके बारे में आपको थोड़ा सा स्टडी करना है। ओके, ए और डी ज्ञात है तो हम एपी लिख सकते हैं, और इसकी विपरीत प्रक्रिया भी हम उसके बारे में भी हम कह सकते हैं कि संख्याओं की हमारे को सूची दे दी जाए, और क्या हम कह सकते हैं कि एपी है या नहीं है, तो वो हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। आसानी से ज्ञात करने का लॉजिक यही रहता है कि हमारे पास ए और डी ज्ञात कर लीजिए, और ए और डी ज्ञात करने से हमारे को पता चल जाएगा कि वो एपी है या नहीं है, समांतर श्रेणी है या नहीं है, क्योंकि ए जो है प्रथम पद है और इसको सरलता से आसानी से देख सकते हैं हम, और उत्तरोत्तर पद जो है पहले पद में डी जोड़कर प्राप्त होता है, कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जोड़कर ही हमें अगला पद मिलता है, नेक्स्ट टर्म में मिलती है। ओके, तो इसके बारे में हम आसानी से पता लगा सकते हैं एपी है या नहीं है। तो हमारे को एपी के लिए प्रत्येक पद को अगले पद से घटाने पर प्राप्त डी जो है वो सभी पदों के लिए 1 होगा, तो हमें पता चल जाएगा वो एपी है या नहीं है। ओके फ्रेंड्स, कहने का मीनिंग ये है कि डी फाउंड बाय सब्ट्रैक्टिंग एनी टर्म ऑफ इट्स सक्सीडिंग टर्म, सो दैट द टर्म विच इमीडिएटली फॉलोज इट शुड बी सेम फॉर एन एपी। ओके फ्रेंड्स, ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर आप देख लीजिए एपी के लिए ये भी एक एपी है। इसमें देखिए आप फर्स्ट टर्म जो है ए जो है 6 है, इसमें देखिए आप फर्स्ट टर्म जो ए जो 6 है और कॉमन डिफरेंस डी जो है वो 3 है, 3 है, तो ये आपकी एपी बन गई। और इसमें फर्स्ट टर्म 6 है, पहला पद जो 6 है, और सार्व अंतर -3 है, कॉमन डिफरेंस -3 है, तो 3 3 घटते हुए जाएगा, तो इस तरीके से ये भी एपी बन गई। ओके फ्रेंड्स, तो ओवरऑल देखा जाए तो आप इस ब्लॉक को थोड़ा सा अंडरलाइन कर लीजिए कि व्यापक रूप से एपी जो है A1 A2 अप टू डॉट 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 एन के लिए सार्व अंतर कॉमन डिफरेंस क्या होगा, तो कॉमन डिफरेंस सार्व अंतर जो डी है वो ए के प्लस 1 माइनस ए के, यानी कि ए के प्लस 1 यानी कि के प्लस 1 वा पद, और माइनस ए के यानी कि के वा पद। ओके, यहाँ पर भी लिखा हुआ है फ्रेंड्स कि जो ए के प्लस 1 और ए के जो है वो के प्लस 1 वा पद है, और ये के वा पद है। ओके, इसको ये इंडिकेट करते हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी आपके कुछ लिखा हुआ होगा यहाँ पर। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ए के प्लस 1 जो है और ए के, ये दोनों कौन से होंगे, के प्लस 1 एंड के, ये दोनों टर्म होगी, और वो भी रेस्पेक्टिवली होगी। ओके, इसको आप थोड़ा सा देख लेना। और यहाँ पर भी आपके लिखा हुआ है कि जो A2 माइनस A1 है, A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या A4 माइनस A3, इनमें से सभी को ज्ञात करने की जरूरत नहीं है हमारे को। ठीक है, इन सभी में से इट इज़ इनफ टू फाइंड ओनली वन ऑफ देम, इनमें से कोई एक ज्ञात कर लीजिए, आपको वही सफिशिएंट है, वही पर्याप्त है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एग्जाम्पल नंबर 1। अब हमारा मेन इंपॉर्टेंट लगाने का काम है, अभी तक तो हम थोड़ा सा देख रहे थे। एग्जाम्पल नंबर 1 जो है वो एपी लिखा हुआ है 3/2, 1/2, -1/2, -3/2, इस तरीके से लिखा हुआ है। ठीक है, इसमें प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात कीजिए। तो प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ज्ञात करने के लिए हमारे को क्या करना है, तो ये इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, इतना तो इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि हमारे को मेन तो बोर्ड में आने के क्वेश्चन के लायक तो ये क्वेश्चन है नहीं, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है। लेकिन हाँ, आप इस फर्स्ट वाले को नॉर्मल जानकारी के तहत हमारे को थोड़ा स्टडी करने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, हम इसको स्टडी करने के लिए जो है आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, लेकिन ये कम इंपॉर्टेंट है, इतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। ओके, ये कम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि ये हमारे को थोड़ा सा एपी समझने के लिए समझ सकते हैं इसको। चलिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट लगाने के लिए आपको कुछ ब्लॉक बनाने हैं। तो ब्लॉक बनाने के लिए सबसे पहले आप देख लीजिए, मैं थोड़ा सा मेरे बुक में भी कुछ इंपॉर्टेंट लगाए हुए हैं, इसको मैं वापस पीछे चलता हूँ। पीछे चलते हुए करते हैं, तो हमारे को इस ब्लॉक को आप पूरा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, ये इस ब्लॉक को यहाँ से लगाकर यहाँ तक ये पूरा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि ये हमारे बहुत ही ज़्यादा काम की चीज़ है। इंपॉर्टेंट तो क्या, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ठीक है, इस ब्लॉक को तो आपको आसानी से पढ़ना ही है। कॉमन डिफरेंस डी बराबर क्या हो गया, डी बराबर A2 माइनस A1 या फिर A3 माइनस A2 या फिर A4 माइनस A3 या A5 माइनस A4, यानी कि जो भी पद होगा, जो भी टर्म होगी, उससे जस्ट पहले वाले टर्म को हम सब्ट्रैक्शन कर देंगे, घटा देंगे, तो हमारा कॉमन डिफरेंस जो है वो डी आ जाएगा। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते, तो आगे एग्जांपल नंबर जो 1 है, ये कोई इंपॉर्टेंट के लायक है ही नहीं, ये तो नॉर्मल सी जानकारी थी, उसी का ही था, तो इसको आप कम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। अगर आपको पढ़ना तो पड़ेगा वैसे भी, और ये तो चैप्टर का शुरुआती पोर्शन है, इनिशियल फेज है, तो कोई दिक्कत नहीं, आप इसको कम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और चैप्टर के लिए एग्जाम्पल नंबर 2 जो है,
ये भी एपी के बारे में भी आप इसको भी कम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ये भी कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, बोर्ड में आने के लायक ये क्वेश्चन नहीं है। तो ये एक सिर्फ प्रैक्टिस के लिए, हमारी एक्सरसाइज की नॉर्मल जानकारी के लिए, तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट इतने नहीं बनते हैं। और हम आगे चलते हैं तो हमारे लिए यहाँ पर एक्सरसाइज भी है, ये लिखा हुआ है प्रश्नावली 5.1 एक्सरसाइज 5.1। तो ये एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट तो नहीं है, एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट नहीं है, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए है ये एक्सरसाइज। तो इसलिए आपको इंपॉर्टेंट लगाने के लिए आप इसको क्वेश्चन नंबर 1 जो है, निम्नलिखित स्थितियों में से किन स्थितियों में संबद्ध संख्याओं की सूची एपी है और क्यों है, वो आपको थोड़ा सा देखना है। तो सिर्फ प्रैक्टिस के लिए ये एक्सरसाइज है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशंस डज द लिस्ट ऑफ नंबर्स इन्वॉल्व मेक अ अरिथमेटिक प्रोग्रेशन एंड वाई। ये थोड़ा सा आपको इसके ऑल पार्ट्स, इसके जो सारे भाग है, फर्स्ट क्वेश्चन जो है इसके ऑल पार्ट्स यानी कि सभी भाग, ये सभी आपके इंपॉर्टेंट हैं। इसको आप देख लीजिए, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए एक्सरसाइज है, कोई विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट ही लगाना आप इसको। और इसके अलावा इंपॉर्टेंट लगाने के लिए 4th नंबर क्वेश्चन है, इसको भी आप नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। 4th नंबर क्वेश्चन है, उसको भी आप नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि ये आपको थोड़ा सा देखने के लिए कि आप देख लीजिए, एक्सरसाइज के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से तो ये कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। एक तो ये 4th वाला और एक ये फर्स्ट वाला, ये दोनों आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और ये खुद एक्सरसाइज जो है, एक्सरसाइज 5.1 प्रश्नावली 5.1, ये प्रश्नावली खुद भी प्रैक्टिस के लिए है, तो इतना विशेष इंपॉर्टेंट नहीं है। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एपी का एनवा पद, एपी का एनवा पद, nth टर्म ऑफ एन एपी। एपी का एनवा पद में देखिए, आप यहाँ पर एक एग्जांपल से थोड़ा सा समझाया गया है कि एग्जांपल से कि रीना ने एक पद के लिए आवेदन किया था और चुन ली गई 8,000 रुपये के मासिक वेतन और 500 रुपये वार्षिक वेतन वृद्धि के साथ उसको दिया जा रहा है, और 5वें वर्ष में उसका मासिक वेतन क्या होगा, इस एग्जाम्पल के थ्रू समझाया गया है। ओके, एक सिचुएशन को कंसिडर किया गया है कि जो भी हमारे पहले दे रखा था उसी को कंसिडर किया है कि रीना अप्लाइड फॉर अ जॉब and got selected. She has been offered a job with a starting monthly salary of rupees 8,000 with an annual increment of rupees 500. What would be her monthly salary for the 5th year? 5वें साल में क्या सैलरी होगी? देखिए, आप इसमें बहुत ही शानदार है, इसको आप समझेंगे तो एनवा पद आप आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। 8,000 रुपये और 500 रुपये मासिक वेतन, यानी पहले साल में तो हो गया 8,500, ये हो गया 8,500 पहले साल में, ये वाले पहले साल में तो हो गया 8,500। अब तीसरे में ये हो गए, तीसरे वर्ष में कौन से हो गए, 8,500 में 500 और ऐड हो गए, चौथे में ये हो गए, वापस 500 ऐड हो गए, और 5वें में ये ऐड हो गए। ओके, यानी कि फर्स्ट में तो हो गए, पहले साल में तो पहला साल कंप्लीट होते, सेकंड ईयर में तो जो है 8,000 में 500 ऐड हो गए, यानी कि 8,000 में 500 जुड़ गए। ओके, सेकंड साल में 8,500 जो थे उसमें 500 और ऐड हो गए, यानी कि 2 बार 500 ऐड हो गए हुए, और 2 को लिख सकते हैं 3 - 1 लिख सकते हैं। ओके, यानी कि तीसरे साल में हो गए 2 बार 500 ऐड, और 2 बार 500 ऐड यानी कि 3 - 1। ओके, इसी तरीके से चौथे साल में क्या होगा, तो चौथे साल में हो गए 3 बार 500 ऐड, यानी पहले साल में तो होंगे नहीं, 3 टाइम्स 500 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 3 को लिख सकते हैं 4 - 1, यानी चौथे साल में 4 - 1 हो गया, और 5वें साल में जो है वो 5 - 1। ओके, कहने का मीनिंग ये है कि जो एनवा पद जो है, एन जो टर्म है वो ज्ञात करने के लिए ये कॉन्सेप्ट सबसे बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पर तो आपको एक सूची मिल चुकी है, एक लिस्ट मिल चुकी है कि इस तरीके से उसका लिस्ट का जो है सैलरी की जो लिस्ट रहेगी 8,000, 8,500, 9,000, 9,500 और 10,000। ओके, लेकिन यहाँ पर एपी बना रही है, एपी बनाने के लिए हम आगे चलते हैं। आगे यहाँ पर लिखा हुआ है, अगर इसी को 15वें वर्ष के लिए देखा जाए तो 15वें वर्ष के लिए यानी कि 14 बार 500 ऐड होंगे, 14 बार 500 ऐड हो गए, यानी कि 15 - 1 बार 500 ऐड हो गए, 15 - 1 टाइम्स जो है 500 ऐड हो जाएंगे, यानी कि 15 साल के लिए पूछे तो 15 - 1 कर दो। अगर आपको 5वें साल के लिए पूछे तो 5 - 1 को मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है। और 15 साल के लिए पूछे तो 15वें साल के लिए 15 - 1 को जो है वो इंक्रीमेंट होगा, जो सैलरी बढ़ेगी उसको मल्टीप्लाई करना होता है, ठीक है। इस तरीके से आपको आसानी से समझ में आ जाएगा वैसे फ्रेंड्स। तो इसमें आप इंपॉर्टेंट लगाने के लिए क्या इंपॉर्टेंट लगाना है कि दूसरा पद ज्ञात करना है, यानी A2 ज्ञात करना है। तो A जो है उसमें 2 - 1 इंटू D, यानी जो कॉमन डिफरेंस है, सारा अंतर जो है उसमें 2 - 1 से मल्टीप्लाई करके ऐड करता है। ओके, अगर आपको थर्ड पद ज्ञात करना है, तीसरा पद ज्ञात करना है तो 3 - 1 करो, चौथा पद ज्ञात करना है तो 4 - 1 करो। इसलिए इस जो ब्लॉक है, जो ब्लॉक बनाया गया है, इस ब्लॉक को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फिर हम फ्रेंड्स आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है जो एनवा पद है वो एनवा पद का फॉर्मूला यहाँ पर आ गया। ओके, और ओवरऑल देखा जाए तो आप इस पूरे ब्लॉक को आप इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। पहला पद ए है, सार्वंतर डी है, एपी का एनवा पद ज्ञात करने के लिए ये वाला आपके फॉर्मूला तैयार है। ओके, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी यहाँ पर आपके कुछ लिखा हुआ होगा कि द एन टर्म ऑफ ए एन ऑफ द एपी विथ फर्स्ट टर्म ए एंड कॉमन डिफरेंस डी इज गिवन बाय ए एन इज इक्वल टू ए प्लस एन - 1 इंटू डी। ओके, ए एन इज ऑल्सो कॉल्ड जनरल टर्म ऑफ एन एपी। ओके, और आगे और भी कुछ लिखा होगा आपके इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, अगर आपके ए एम रिप्रेजेंट द लास्ट टर्म विच इज़ समटाइम्स ऑल्सो डिनोटेड बाय एल, जो आपकी जो लास्ट टर्म जो होती है, ए एम जो अंतिम पद जो है वो आपका एल के द्वारा भी इसको व्यक्त किया जाता है। ओके, जो लास्ट टर्म जो होगी, ए एम जो होगी, वो आपके एल के द्वारा भी इसको प्रदर्शित या डिनोटेड किया जाता है। चलिए फ्रेंड्स, हमारा मेन काम है इंपॉर्टेंट लगाने का। तो इंपॉर्टेंट लगाने के लिए एग्जांपल नंबर 3, उदाहरण नंबर 3, AP 2 7 12 ... का 10वां पद ज्ञात कीजिए, यानी nवां पद ज्ञात करना। ओके, 10वां पद ज्ञात करना, ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट, nवें टर्म के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये एग्जांपल्स और इससे रिलेटेड जो एक्सरसाइज है वो बहुत ही काम की चीज़ है, बोर्ड के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो एग्जांपल नंबर 3 जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट,
एग्जाम्पल नंबर 4 जो है 21, 18, 15, 21, 18 और 15 वाला, तो ये वाला भी आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम आगे चलते हैं। तो फिर है एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5, वो एपी निर्धारित कीजिए जिसका तीसरा पद 5 और सातवां पद 9 है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी ये क्वेश्चन रहेगा आपके, डिटरमाइन द एपी हुज थर्ड टर्म इज 5 एंड द सेवंथ टर्म इज 9। ओके, जो ये वाला क्वेश्चन है, तीसरा पद और सातवां पद दे रखा है आपको और एपी का निर्धारण करना है। ठीक है, हमारे को जो है एपी को डिटरमाइन करना है। तो ये जो एग्जाम्पल नंबर 5 है, इसको आप कम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। देखिए फ्रेंड्स, हम 3 पार्ट्स में इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं, कम इंपॉर्टेंट, इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो ये एग्जाम्पल नंबर 5 है, ये वाला एग्जाम्पल जो है इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट। फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे है एग्जाम्पल नंबर 6। ये एग्जाम्पल नंबर जो 6 है, ये एग्जाम्पल नंबर 6 जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। और एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, ये भी वेरी 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 इंपॉर्टेंट। फ्रेंड्स, मैं ये बोल नहीं रहा हूँ क्वेश्चन कौन से हैं, ठीक है, आप हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले इसको देख लीजिए, आपको वो जो नंबर्स दिख जाएंगे, संख्या दिख जाएगी, वही एक्जैक्टली क्वेश्चन आपके। ठीक है, तो आप आसानी से इंपॉर्टेंट लगा सकते हैं। मेरे ख्याल से आपको स्क्रीन पर प्रॉपर दिखाई दे रहा होगा, नहीं दिखाई दे रहा है तो आप इसमें क्वालिटी में एडवांस में जाकर आप इसकी क्वालिटी को इंप्रूव कर सकते हैं। और इसके अलावा इस वीडियो को आप जूम करके भी देख सकते हैं। आप थोड़ा सा जूम करेंगे ना, तो आपको ये क्वेश्चन आसानी से दिखाई देगा। और एग्जाम्पल नंबर जो 7 है, ये मैं आपको बोल के सुना देता हूँ। 2 अंकों वाली कितनी संख्या है? 3 से विभाज्य है। ओके, और इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन रहेगा, हाउ मेनी 2 डिजिट नंबर्स आर डिवाइजिबल बाय 3। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। तो आगे है यहाँ पर एग्जाम्पल नंबर 8, उदाहरण नंबर 8। उदाहरण नंबर जो 8 है, ये लिखा हुआ है एपी 10, 7, 4 इस तरीके से लिखा हुआ है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए भी लिखा हुआ है, फाइंड द 11 टर्म ऑफ लास्ट टर्म टुवर्ड्स द फर्स्ट टर्म ऑफ एपी 10, 7, 4 इस तरीके से। ओके, यानी कि अंतिम पद से यानी प्रथम पद की ओर हमें चलना है और 11वां पद ज्ञात करना है इसमें। ठीक है, एग्जाम्पल नंबर 8 में, तो ये वाला एग्जाम्पल जो है, इसको भी आप वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्योंकि ये एग्जाम्पल जो है बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे है एग्जाम्पल नंबर 9। एग्जाम्पल नंबर 9, उदाहरण नंबर 9 है, रुपये 1000 की धनराशि 8% है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, तो आप इसको कम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फ्रेंड्स, हम 3 पार्ट्स में इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं, कम इंपॉर्टेंट, नॉर्मल इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कम इंपॉर्टेंट का मीनिंग है कि क्वेश्चन कहीं आपको प्री बोर्ड में दिख गया होगा, या हाफ ईयरली में दिख गया होगा, या फिर कोई न कोई आपके टेस्ट में दिख गया होगा, या फिर बोर्ड में कभी कभार एक आध बार आ रखा है, इसलिए हम इसको कम इंपॉर्टेंट लगा रहे हैं। नॉर्मल इंपॉर्टेंट में जो है 3-4 बार आ रखा हो मिनिमम, तो हम नॉर्मल इंपॉर्टेंट लगाते हैं। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट में आपके जो है कम से कम 6-7 बार आ रखा है, तो उस समय हम जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाते हैं। ओके, तो ये एग्जाम्पल जो नंबर जो 9 है, रुपये 1000 की एक धनराशि 8% वार्षिक साधारण ब्याज पर निवेश की जाती है। ये एग्जाम्पल नंबर 9 इंग्लिश मीडियम वालों के लिए रहेगा, अ सम ऑफ ₹1000 इज इन्वेस्टेड एट 8% सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर। इस तरीके से क्वेश्चन है, तो ये आपके कम इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं हम। तो आगे है एग्जाम्पल नंबर 10, उदाहरण नंबर 10, फूलों की एक क्यारी की पहली पंक्ति में 23 गुलाब के पौधे हैं। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये क्वेश्चन है, इन अ फ्लावर बेड देयर आर 23 रोज प्लांट्स इन द फर्स्ट रो। इस तरीके से आपके कोई क्वेश्चन रहेगा। तो ये वाला क्वेश्चन जो है एग्जाम्पल नंबर 10 जो है, ये आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं। तो आगे चलते हैं, तो अब हमारा मेन एक्सरसाइज ये वाली इंपॉर्टेंट है, और इसी से रिलेटेड एग्जांपल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है जो हमने लगा दिए हैं। तो ये जो एक्सरसाइज 5.2 है, प्रश्नावली जो है 5.2 है, ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है। ये पूरी एक्सरसाइज इंपॉर्टेंट है, और ये जो पूरी एक्सरसाइज है, इस पूरी एक्सरसाइज को ही आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज लगा दीजिए, क्योंकि इस एक्सरसाइज से बहुत सारे क्वेश्चन है, ढेर सारे क्वेश्चन जो है आपको सीधे बोर्ड में मिलेंगे। तो इसमें मैं आपको कम इंपॉर्टेंट 3 पार्ट्स में इंपॉर्टेंट लगाऊंगा। एक तो कम इंपॉर्टेंट, जो आपके 3 से कम बार क्वेश्चन आ रखे हैं, इसलिए कम इंपॉर्टेंट लगाएंगे, और एक नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट लगाएंगे, उसमें हम 3 से लगाकर 6 बार क्वेश्चन आ रखे हैं, उसको नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाएंगे, वो 6 से ज़्यादा बार आ रखा है क्वेश्चन, उसके लिए इंपॉर्टेंट लगाएंगे। और ये एक्सरसाइज में से ही क्वेश्चन बहुत सारे आ रखे हैं, इसको हम 3 भागों में हम इंपॉर्टेंट लगाएंगे, कम इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और नॉर्मल इंपॉर्टेंट। चलिए फ्रेंड्स, हमारा जो मेन काम है इस एक्सरसाइज 5.2 में इंपॉर्टेंट लगाने का है, तो प्रश्नावली 5.2 एक्सरसाइज 5.2, इसमें आपको इंपॉर्टेंट लगाने के लिए क्वेश्चन नंबर 3, सवाल नंबर 3 है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त खानों यानी बॉक्सेस के पदों को ज्ञात कीजिए। ओके, तो ये वाला क्वेश्चन जो है आपके कम इंपॉर्टेंट है, ये वाला क्वेश्चन जो है वो आपके कम इंपॉर्टेंट है। ओके, ये क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा, आप इसको कम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, सवाल नंबर 4, AP 3, 8, 13, 18। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 8, 13, 18 वाला, ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, 4th नंबर क्वेश्चन। फिर है फ्रेंड्स आपके क्वेश्चन नंबर 5 और 6, क्वेश्चन नंबर 5 और क्वेश्चन नंबर 6, ये दोनों क्वेश्चन जो है आप कम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्वेश्चन आपके सामने है, आप इस क्वेश्चन को हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लीजिए, और आप इसको कम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, क्वेश्चन नंबर 5 और 6 को। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर जो 7 है, उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए। उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए, ये वाला क्वेश्चन है, फाइंड द 31th टर्म ऑफ एन एपी। ओके, तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है, ये क्वेश्चन नंबर 7 जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए क्वेश्चन नंबर 7 को। और क्वेश्चन नंबर 9 जो है, किसी एपी का तीसरा और 9वां पद क्रमशः 4 और -8 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 9 इंग्लिश मीडियम वालों, इफ द 3rd and 9th टर्म ऑफ एन एपी आर 4 and -8 रेस्पेक्टिवली, ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन भी आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। क्वेश्चन नंबर 7 और 9 दोनों वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा क्वेश्चन जो 8 है, सवाल जो 8 है, एपी में 50 पद है, ये वाला क्वेश्चन है। ओके, 8वां क्वेश्चन है, एन एपी कंसिस्ट ऑफ 50 टर्म्स ऑफ
विच थर्ड टर्म इज 12, इस तरीके से होगा आपके, तीसरा पद 12 है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो क्वेश्चन आप कम इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओके, क्वेश्चन नंबर 7 और 9 तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट, 7 और 9 वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कम इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 8 जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, और फिर है क्वेश्चन नंबर 10, किसी एपी का 17वां पद उसके 10वें पद से 7 अधिक है। 17 क्वेश्चन ये इंग्लिश मीडियम वालों के लिए, द 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्सीड्स इट्स 10th टर्म बाय 7, इस तरीके से ये क्वेश्चन नंबर 10 है। ये वाला भी क्वेश्चन जो है कम इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8 और 10, कुछ सवाल नंबर 8 और 10 जो है कम इंपॉर्टेंट है ये दोनों। ओके फ्रेंड्स, फिर आपके आता है क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 सवाल नंबर 11 है, ये आप देख लीजिए, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले देख लीजिए, ये क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन जो है कई बार आ रखा है, 7 बार आ रखा है। क्वेश्चन नंबर 11 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, फिर क्वेश्चन नंबर 12 जो है, क्वेश्चन नंबर 12 जो है सवाल नंबर 12 जो है, समांतर श्रेणियों का सार व अंतर समान है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 ये वाला क्वेश्चन जो है वो कम इंपॉर्टेंट है, 12 जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके अलावा हम आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13, 14, सवाल नंबर 13 और सवाल नंबर 14, ये आप देख लीजिए, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लीजिए, ये दोनों क्वेश्चन जो है नॉर्मल इंपॉर्टेंट है। ये दोनों क्वेश्चन नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, 13 और 14। ओके, सवाल नंबर 13 और 14 जो है वो कम नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, सॉरी। फिर क्वेश्चन नंबर 15 जो 15 सवाल नंबर 15 है, इसमें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रहेंगे, आप बोलेंगे इंपॉर्टेंट लगाए नहीं अगर एग्जाम में आ गया तो, इसलिए मैंने इसको कम इंपॉर्टेंट और नॉर्मल इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के माध्यम से समझाया। क्वेश्चन नंबर 15 जो है, एन के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां जो आपको दे रखी है और एनवें पद बराबर होंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 15, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आर द एन टर्म ऑफ 2 एपी। ठीक है, तो ये वाला आपके है आर इक्वल, तो ये आपके क्वेश्चन नंबर 15 जो है, सवाल नंबर 15 जो है वो कम इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 16, सवाल नंबर 16, आप देख लीजिए कौन सा है ये वाला 16 वाला, ये वाला क्वेश्चन जो है हिंदी मीडियम इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लीजिए, ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये अकेला क्वेश्चन जो है, आपको क्वेश्चन में भी नंबर लिख रखा है 12, 12 और ये 12 बार आ रखा है, 12 टाइम ही आ रखा है। ओके, 12 बार आ रखा है और 12 क्वेश्चन में भी ये 12 लिखा हुआ है, 12 लिखा हुआ है ना। क्वेश्चन नंबर 16 है, सवाल नंबर 16 है, वो ईपी ज्ञात कीजिए जिसका तीसरा पद 16 है और 7वां पद 5वें पद से 12 अधिक है। ये वाला क्वेश्चन, ये अकेला क्वेश्चन 12 बार आ रखा है, 12 टाइम्स आ रखा है, तो इस क्वेश्चन को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, 12 बार आ रखा है और क्वेश्चन नंबर है 16, सवाल नंबर 16। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे है क्वेश्चन नंबर 17, सवाल नंबर 17, ये कम इंपॉर्टेंट है, ये कम इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये 17 जो है वो देख लीजिए कौन सा क्वेश्चन है, फाइंड द 20 टर्म फ्रॉम द लास्ट टर्म ऑफ एन एपी 3, 8, 13, इस तरीके से ये वाला क्वेश्चन है। तो ये वाला क्वेश्चन जो है 17 जो 17 नंबर सवाल जो है वो कम इंपॉर्टेंट है। फिर आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 18 सवाल नंबर 18, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लीजिए आप इसको। फिर फ्रेंड्स आपके है क्वेश्चन नंबर 19 और क्वेश्चन नंबर 20, यानी 19 और 20, ये वाला क्वेश्चन दोनों कम इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। कहने का मीनिंग ये है फ्रेंड्स कि क्वेश्चन नंबर जो 18 है सवाल नंबर 18, ये तो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट, और क्वेश्चन नंबर जो है 19 और 20, यानी कि क्वेश्चन नंबर 19 और 20, ये दोनों क्वेश्चन जो है ये कम इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, फिर फ्रेंड्स हम आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है एपी के प्रथम n पदों का योग। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ है सम ऑफ फर्स्ट nth टर्म ऑफ एन एपी। ये वाला प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए आपको एक अच्छा सा कॉन्सेप्ट दिया हुआ है। ये कॉन्सेप्ट इस तरीके से दिया हुआ है, देखिए, एक बार s जो है इंक्रीज है, बढ़ता हुआ क्रम है, और एक बार s को जो है उल्टा क्रम में यानी डिग्रीज सीक्वेंस में ले लिया, और इन दोनों को जो है, इन दोनों को इक्वेशंस को इन्होंने क्या कर दिया, जोड़ दिया, सम कर दिया, ऐड कर दिया, तो ये 2s बन गया, और 2s बन गया तो ये आपके इस तरीके से ऐड करके और आपके s आ गया, यानी कि सम जो है 50-50, 50-50 आ गया है। ओके, ये आपको दिखाई दे रहा होगा सामने, मैं एक नॉर्मल से जानकारी दे रहा हूँ, हम आपको यहाँ पर बिल्कुल भी समझाने का टारगेट नहीं है, तो ये नॉर्मल से जानकारी देने का टारगेट रहता है कि आपको किस तरीके से ये समझाया हुआ है, और बहुत ही शानदार तरीके से समझाया हुआ है। 2 इक्वेशन बना के इसको सॉल्व किया और आपको सम आ गया, जोड़ आ गया 1050। ओके, ये वाला आ गया। तो यहाँ पर आप देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, ये मान लीजिए एपी है, a प्लस डी, a प्लस 2d, इस तरीके से, और एपी का nवां पद ये दे रखा है, ठीक है, और s जो है एपी के प्रथम n पदों का योग को व्यक्त करता है, जो s जो है वो एपी के फर्स्ट nth टर्म्स का जो है सम है। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले भी यहाँ पर देख सकते हैं आसानी से, आपको आसानी से दिखाई दे रहा होगा s, और इस तरीके से आपको यहाँ पर दो इंक्रीज और रिवर्स फॉर्मेशन में दोनों में जो है आपको s दिया हुआ है, और दोनों इक्वेशन को जो है ऐड किया, और ऐड करने के बाद में आपको s मिल गया, और वी विल नाउ यूज द सेम टेक्निक टू फाइंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म ऑफ एन एपी। और यही टेक्निक का हम यूज़ करेंगे एपी के प्रथम n पदों का योग ज्ञात करने के लिए, यही टेक्निक रहेगी।
और इसी टेक्निक के थ्रू आप देखिए, एक बार तो ये रहा इक्वेशन 1 और एक बार ये रहा इक्वेशन 2। दोनों इक्वेशन को ऐड किया, जोड़ दिया, और ऐड और जोड़ करने पर जो है टर्म वाइज आसानी से इन्होंने ज्ञात किया, और ज्ञात करते समय आपको ये फाइनली आपको ये फॉर्मूला मिला है। और इस फॉर्मूले को आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। एपी के प्रथम एन पदों का योग इस सूत्र से प्राप्त होता है। द सम ऑफ द फर्स्ट एन टर्म्स ऑफ एन एपी इज गिवन बाय दिस फॉर्मूला। ओके, और इस फॉर्मूले को अनदर वे में दूसरे तरीके से भी इन्होंने लिख दिया। इसको तो आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इस ब्लॉक को, इस कॉलम को, और इसको भी आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओके, क्योंकि जो है ए एन जो है एन पद है और एन अंतिम पद है, तो जो उसको अंतिम पद को एल के रूप में भी लिख सकते हैं, तो इसको भी आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, हमारा ये टारगेट रहा है कि आपको एक तो ये फॉर्मूला याद रखना है। इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक यही है कि एपी के जो है प्रथम एन पदों का योग ज्ञात करना है। ओके, ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है, सम ऑफ फर्स्ट एन टर्म ऑफ एन एपी। ओके फ्रेंड्स, तो हम आगे चलते हैं। तो आगे सीधा हमारे यहाँ पर एग्जाम्पल आएगा। सीधा यहाँ पर एक एग्जाम्पल है, जो एग्जाम्पल नंबर 11 आप देख लीजिए, आपके सामने ये क्वेश्चन है। एग्जाम्पल नंबर 11 है, उदाहरण नंबर 11 है, 8, 3 और -2 वाला, ये वाला। तो जो एग्जाम्पल नंबर 11 है, इस एग्जाम्पल को जो है आप नॉर्मल से इंपॉर्टेंट लगाएंगे, नॉर्मल से इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, और इससे पहले आपने जो फॉर्मूला है उसको इंपॉर्टेंट लगा दिया होगा, उम्मीद करता हूँ लगा दिया होगा, क्योंकि वो मेरी बुक में भी इंपॉर्टेंट लगाया हुआ है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके, अब एग्जाम्पल नंबर 11 जो है, इसको आप नॉर्मल से इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, ठीक है। और एग्जाम्पल नंबर जो 12 है, उदाहरण नंबर 12 है, जो आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे है एग्जाम्पल नंबर 13, उदाहरण नंबर 13। जो ये उदाहरण नंबर 13 है, एग्जाम्पल नंबर 13 है, इसको आप कम इंपॉर्टेंट लगाइए। एग्जाम्पल्स फ्रेंड्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक्सरसाइज के सवाल छोड़ सकते हैं, बुक्स के जो एक्सरसाइज के सवाल है। कुछ फ्रेंड्स ऐसा कहते हैं कि बुक की जो एक्सरसाइज है उसके क्वेश्चन के सॉल्यूशन हमारे पास आसानी से मिलते नहीं है, तो इसलिए हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से वो हमें पढ़ने होते हैं। तो कोई जरूरी नहीं है, आप बुक की जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है उनको आप छोड़ सकते हैं, बट एग्जाम्पल्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप बिल्कुल भी मत छोड़िए, ठीक है। इसलिए कम इंपॉर्टेंट और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के माध्यम से मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ, क्योंकि वो 2 बार आ रखा है तो कम इंपॉर्टेंट है, 10 बार आ रखा है तो वो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। ये आपका एग्जाम्पल नंबर 12 जो है, उदाहरण नंबर 12, ये 10 बार आ रखा है, इसलिए मैंने इसको वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगाया। एग्जाम्पल नंबर 12 जो है वो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। और एग्जाम्पल नंबर 13 जो है, उदाहरण नंबर 13 जो है, ये आपके 2 बार आ रखा है, इसलिए मैंने इसको कम इंपॉर्टेंट लगाया। ओके, तो आप फ्रेंड्स एग्जाम्पल को बिल्कुल भी मत छोड़िए। तो एग्जाम्पल 12 जो है, उदाहरण 12 जो है, वो आपके वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, और एग्जाम्पल नंबर 13 जो है, उदाहरण 13 जो है, वो कम इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, और फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे है एग्जाम्पल नंबर 14, उदाहरण नंबर 14। उदाहरण नंबर 14 जो है, ये भी आपके कम इंपॉर्टेंट है, कम इंपॉर्टेंट है। ओके, बहुत ही कम इंपॉर्टेंट है, ये तो आपकी एक बार ही आ रखा है, ठीक है। और फिर बाद में आपके एग्जाम्पल आगे चलते हैं। तो आगे है एग्जाम्पल नंबर 15, एग्जाम्पल नंबर 15। ये एग्जाम्पल नंबर 15 जो है, ये फिक्स आपके 6 टाइम आ रखा है, ये फिक्स आपके 6 बार आ रखा है, 6 टाइम्स आ रखा है, इसलिए मैं इसको नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट लगा रहा हूँ। नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इंपॉर्टेंट लिखिए या फिर आप इंपॉर्टेंट लिख दीजिए, एक ही चीज़ है, ठीक है। फिर है एग्जाम्पल नंबर 16, उदाहरण नंबर 16। ये आप देख लीजिए, आपकी स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, और स्क्रीन पर ये क्वेश्चन है, तो हिंदी मीडियम और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लीजिए ये वाला क्वेश्चन। ये वाला क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, और ये आपके बहुत ही बार आ रखा है, इसलिए इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। ओके फ्रेंड्स, एग्जाम्पल नंबर 16, 16 जो है वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। अब हमारा मेन काम है एक्सरसाइज का, और हमारे सामने जो है ये हमारे एक्सरसाइज है, प्रश्नावली है, तो इस प्रश्नावली को इंपॉर्टेंट लगाना। तो हमारी प्रश्नावली है 5.3, एक्सरसाइज 5.3। एक्सरसाइज जो 5.3 है, इसमें फ्रेंड्स आपको इंपॉर्टेंट लगाने के लिए मैं क्वेश्चन तो बोलूँगा नहीं, मेरे वैसे आज गला खराब है, तो मैं आपको स्क्रीन पर आपको दिखाई देगा, तो आपको स्क्रीन हमें अगर सही दिखाई नहीं दे रहा है तो आप क्वालिटी इंप्रूव कर लीजिए, और इसके अलावा आप जो है इसको जूम करके भी देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। तो हम शुरू करते हैं इसमें इंपॉर्टेंट लगाने का। तो क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1, इसको आप लगा दीजिए कम इंपॉर्टेंट, क्वेश्चन नंबर 1 को कम इंपॉर्टेंट। फिर है क्वेश्चन नंबर 3, फ्रेंड्स आपकी स्क्रीन पर देखते रहिए आप, क्वेश्चन नंबर 3 है, जो सवाल नंबर 3 है, इसको आप लगा दीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, फिर आगे चलते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 4, आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा फ्रेंड्स, इसको भी आप लगा दीजिए वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 5, आपके हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले दोनों देख लीजिए फ्रेंड्स, ठीक है। हिंदी मीडियम वालों के लिए क्वेश्चन नंबर 5 है, किसी एपी का प्रथम पद 5 है, अंतिम पद 45 है, ये वाला क्वेश्चन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, फर्स्ट टर्म ऑफ एन एपी इज़ 5 एंड लास्ट टर्म इज़ 45, ये वाला क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 5 जो है, इसको आप नॉर्मल सा इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। फिर उसके बाद में है क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसको आप कम इंपॉर्टेंट लगाइए, क्वेश्चन नंबर 7 को कम इंपॉर्टेंट लगाइए। और क्वेश्चन नंबर जो 8 है, सवाल नंबर 8 है, यानी कि 7 और 8, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 और 8, ये दोनों क्वेश्चन जो है कम इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं। तो आगे है क्वेश्चन नंबर 9, सवाल नंबर 9। आप हिंदी और इंग्लिश मीडियम वाले इस क्वेश्चन को देख लीजिए इसको, और ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाला क्वेश्चन वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं। तो आगे फ्रेंड्स यहाँ पर लिखा हुआ है क्वेश्चन नंबर 10, 11 और 12, 10, 11 और 12, ये 3 क्वेश्चन है, 3 क्वेश्चन है जो आपको सामने दिखाई दे रहे हैं, 10, 11 और 12, ठीक है। इन 3 क्वेश्चन को जो है आप कम इंपॉर्टेंट लगाइए,
कम इंपॉर्टेंट लगाइए और कम इंपॉर्टेंट लगाइए। और मेनली आप क्वेश्चन नंबर जो 10 है, क्वेश्चन नंबर 10 है, इस क्वेश्चन नंबर 10 को आप छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपको छोड़ना है तो आप छोड़ भी सकते हैं। और 11-12 को तो आप कम इंपॉर्टेंट है तो इसको आप सॉल्व तो कीजिए, लेकिन क्वेश्चन नंबर 10 को आप छोड़ सकते हैं। इसलिए 10, 11 और 12 इन तीनों को कम इंपॉर्टेंट लगाना है। फिर हम आगे चलते हैं, तो क्वेश्चन नंबर 13, सवाल नंबर 13, इसको आप वेरी 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 इंपॉर्टेंट लगा दीजिए। सवाल नंबर 13 वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर हम आगे चलते हैं फ्रेंड्स, तो आगे क्वेश्चन नंबर 14 यानी सवाल नंबर 14, सवाल नंबर 15, सवाल नंबर 16 और सवाल नंबर 17, यानी कि 14, 15, 16 और 17, ये 4 क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आगे आप कम इंपॉर्टेंट लगाइए। देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट लगाना भी बहुत ज़रूरी है, भले वो 2 बार आ रखा है, वरना क्या है कि वो 2 बार आने वालों में से भी आ जाए क्वेश्चन, तो फिर वो हम इंपॉर्टेंट नहीं लगाए, तो ये तो लगाना होगा। इनमें से भी आ जाए और फिर आप कहेंगे ये तो आपने इंपॉर्टेंट बताए नहीं थे, तो इसलिए हमारा ये काम इंपॉर्टेंट लगाने का था, तो इसलिए हमने 1-2 बार भी आए उनको भी हमने इंपॉर्टेंट लगाए, भले वो प्री बोर्ड में भी आए। ओके फ्रेंड्स, तो आपके जो है 14, 15, 16, 17, 14, 15, 16 और 17, ये 4 क्वेश्चन कम इंपॉर्टेंट है। ओके, लेकिन हाँ, जो क्वेश्चन नंबर 13 है, सवाल नंबर 13 है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, ये वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। फिर फ्रेंड्स आगे चलते हैं, आगे हैं क्वेश्चन नंबर 18, सवाल नंबर 18, आप देख सकते हैं ये डायग्राम, हिंदी मीडियम वाले और इंग्लिश मीडियम वाले, तो ये आप आसानी से देख सकते हैं। और सवाल नंबर 19 यानी 19 और सवाल नंबर 20 यानी कि 20, ये जो भी आपके डायग्राम के क्वेश्चन है, ये तीनों आप देख सकते हैं इसको, ये तीनों क्वेश्चन जो है, इन तीनों क्वेश्चन को आप कम इंपॉर्टेंट लगाइए। ओके, आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन कौन कौन से हैं, अपनी स्क्रीन पर आप इसकी क्वालिटी को इंप्रूव करके देख लीजिए आप फ्रेंड्स। 18, 19 और 20, 18, 19 और 20, ये कम इंपॉर्टेंट है, कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है और ना ही ये नॉर्मल इंपॉर्टेंट है, नॉर्मल इंपॉर्टेंट भी नहीं है, ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी नहीं है। ओके फ्रेंड्स, फिर हम आगे चलते हैं, तो आगे है हमारे यहाँ पर लिखा हुआ है, ये एक एक्सरसाइज दे रखी है, एक्सरसाइज 5.4, ये अपना ऑप्शनल है। ये ऑप्शनल जो है वो ज़्यादा इंटेलिजेंट लड़कों के लिए, अगर या फिर सब कुछ पढ़ लिया है, नॉर्मल इंटेलिजेंट है लेकिन पढ़ा हुआ सब कुछ है, तो वो ये कर सकते हैं। तो ये ऑप्शनल है, ये ऐच्छिक है, तो ये आपके सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए फ्रेंड्स, सिर्फ और सिर्फ प्रैक्टिस के लिए। ओके, नॉट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है, इसको नहीं पढ़े, आपको पढ़ने की इसको ज़रूरत नहीं है, बोर्ड के पर्पज से ये एक्सरसाइज नहीं है, ये ऑप्शनल है, ये ऐच्छिक है, इसलिए आप इसको छोड़ सकते हैं। छोड़ना ही है, ये आपके एग्जाम में इनमें से क्वेश्चन नहीं बनेंगे। चलिए फ्रेंड्स, हम आगे चलते हैं, तो आगे यहाँ पर लिखा हुआ है सारांश। ओके, यहाँ पर तो लिखा हुआ है सारांश, इंग्लिश मीडियम वालों के लिए यहाँ पर लिखा हुआ आपके समरी। ओके, और यहाँ पर लिखा हुआ है इंग्लिश मीडियम वालों के लिए नोट टू द रीडर। ओके, यानी सारांश जो समरी है, और इसके अलावा आपके पाठकों के लिए विशेष जो है नोट टू द रीडर है, ये आपके पूरे चैप्टर की जो है वो समरी है, और चैप्टर में आपने क्या क्या देखा है उसके अकॉर्डिंग जो है आप इसको तो स्टडी करना ही ज़रूरी है। तो ये तो आप स्टडी कीजिए इसको अच्छे से, और बढ़िया से आप इसको स्टडी करके क्वेश्चन जितने भी हैं उनको आप सॉल्व कीजिए, बार बार इनकी प्रैक्टिस कीजिए। और उम्मीद करता हूँ फ्रेंड्स आपने जो है ये इंपॉर्टेंट लगा दिए होंगे, और अपने फ्रेंड्स को भी जो है ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि वो भी जो है इस वीडियो के माध्यम से अपनी बुक में टिक लगाए, इंपॉर्टेंट लगाए और अच्छे से अच्छे प्रैक्टिस करते रहें। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही। और एक फ्रेंड्स यहाँ पर आपको बताना था कि ये जो एक्सरसाइज है 5.4 जो है, यहाँ पर नीचे लिखा हुआ है, यह प्रश्नावली परीक्षा की दृष्टि से नहीं है। ओके, स्पेशल यहाँ पर नोट लिखा हुआ है, दिस एक्सरसाइज आर नॉट फ्रॉम द एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू, ये प्रश्नावली जो है परीक्षा की दृष्टि से नहीं है, इसको आपको छोड़ना है। ओके, इसको आपको बिल्कुल भी नहीं पढ़ना है, इसको छोड़ना है। और ये आपके जो यहाँ पर लिखा हुआ है सारांश, जो समरी दे रखी है, जो सारांश दे रखा है, ये और पाठकों के लिए विशेष यानी नोट टू द रीडर, ये आपको इसको तो आपको पढ़ना है, क्योंकि ये हमारे जो मेन चैप्टर की समरी है और उसमें क्या क्या कॉन्सेप्ट छुपे हुए हैं, तो वो आपको स्टडी करना बहुत ज़रूरी है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट है। ये तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, आपको इसको तो अच्छे से स्टडी करना ही है, इस कॉलम को पूरे को। ओके फ्रेंड्स, पूरा कॉलम जो हमने बनाया है, इस कॉलम को आपको अच्छे से स्टडी करना है, और अच्छे से आप प्रैक्टिस करते रहिए। बार बार इन्हीं क्वेश्चन को जो है रिपीट आ रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हुए आ रहे हैं, ये क्वेश्चन बार बार हर साल जो है ये क्वेश्चन रिपीट होते हुए आ रहे हैं। तो आप इसी वीडियो को आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। ओके, और फ्रेंड्स अगर आपको ये वीडियोस जितने प्रॉफिटेबल लग रहे हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के साथ साथ आप इस पर बेल आइकन पर ऑल पर क्लिक कीजिए, ताकि आपके जितने भी फ्यूचर के नोटिफिकेशन है वो आप तक पहुंचते रहे। और वीडियो अगर आपको पसंद आया तो आप लाइक भी कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा फ्रेंड्स को भी शेयर कीजिए, ताकि वो भी वीडियो के माध्यम से इंपॉर्टेंट लगाए और इन्हीं क्वेश्चन को जो है बार बार प्रैक्टिस करते रहें, ताकि उनके लिए भी ये वीडियो जो है प्रॉफिटेबल साबित हो। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए तो इतना ही, और बाकी जो हमारा नेक्स्ट चैप्टर होगा वो होगा ट्रायंगल होगा, त्रिभुज होगा, वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ओके फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही।